तो स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से ब्रिटिश ने रेवोल्यूशनरी फ्रीडम स्ट्रगल्स को सजा दी, पनिशमेंट दी, और जिसमें जिसमें से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लीडर्स को ब्रिटिश ने फांसी पर भी चढ़ाया। जिससे कि हमने देखा कि दामोदर और बालकृष्ण चापेकर, ये दोनों सगे ब्रदर्स थे। इन दोनों को ब्रिटिश ने आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने की वजह से फांसी की सजा दी थी। स्टूडेंट्स, इसी तरह बहुत सारे दूसरे रेवोल्यूशनरीज भी हैं, जैसे कि विनायक दामोदर सावरकर और खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। ये बहुत सारे बड़े बड़े फ्रीडम स्ट्रगलर्स हैं और ये रेवोल्यूशनरीज हैं और रेवोल्यूशनरीज फ्रीडम स्ट्रगल है। ओके, खुदीराम वाज द फर्स्ट मार्टी टू बी हैंग्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ये खुदीराम सबसे पहले ऐसे हिंदुस्तानी हैं जिन्हें आजादी के लिए लड़ने की वजह से फांसी दे दी गई 1908 में, जबकि उनकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं खुदीराम बोस, ये सिर्फ 19 साल के थे, जब ब्रिटिश ने इन्हें फांसी दे दी। क्यों फांसी दी? इन्होंने आजादी के लिए खड़े हो गए थे। Vinayak Damodar Savarkar was another revolutionary. In 1899, he set up the first secret organization, मित्रा मेला। मित्रा मेला एक खामोश और मतलब एक खुफिया ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने शुरू किया था, इस तरह से कि ये बात ब्रिटिश को मालूम ना हो सके। बहुत से नौजवानों को लेकर इन्होंने खुफिया तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था, ताकि ब्रिटिश को हिंदुस्तान से ब्रिटिश का सफाई कर सके। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम था मित्रा मेला। ओके, मित्रा मेला। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंटेंस्ड हिम फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आज़ादी के लिए जोश और जज्बे के साथ उठ खड़े होने की वजह से विनायक दामोदर सावरकर को अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया, जहां जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी जेल है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जो जेल है, वहां पे जेल में इन्होंने डाल दिया, लिखे जाकर किसे विनायक दामोदर सावरकर को। क्योंकि इंडिपेंडेंस के मिलने के बाद जब तक वो जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, तो जेल अंडमान निकोबार आइलैंड में गवर्नमेंट ने उनकी याद में, उनके सम्मान में एक स्टैच्यू बनाया इंडिपेंडेंस के बाद। और चंद्रशेखर आजाद, जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन किए हुए थे। ओके, ये बहुत बड़े फ्रीडम स्ट्रगलर हैं, बहुत बड़े और बहुत जोशीले, बहुत बहादुर फ्रीडम स्ट्रगल गुजरे हैं। वाज एन एसोसिएटेड इन सम केसेस लाइक द काकोरी कॉन्स्पिरेसी। ओके, bombing the Legislative Assembly Hall and firing a British officer sentenced in Lahore. In order to escape the British soldiers, Azad fought all alone with a small pistol. ब्रिटिश के आर्मी से आज़ादी पाने के लिए चंद्रशेखर आजाद एक अकेले आदमी एक ही पिस्तौल के साथ सारे ब्रिटिश आर्मी से मुकाबला करते रहे। जब उन्होंने देखा कि अब मेरे पिस्तौल में एक ही गोली बाकी है, अब मुझे ब्रिटिश पकड़ने ही वाली है, ब्रिटिश की आर्मी पकड़ने ही वाली है, तो उन्होंने कहा कि मैं ब्रिटिश के हाथों पकड़े जाकर मारा जाऊं, इससे बेहतर ये कि मैं अपने आप को मार लूं। इसीलिए उन्होंने उस एक गोली से अपने आप को मार लिया, ताकि ब्रिटिश के हाथों गिरफ्तार होने से बच सके। इसी तरह बच्चों, बहुत सारे बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स, जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, भगवती चरण एंड गया प्रसाद सैक्रिफाइस्ड देमसेल्फ। ये लोगों ने अपने आप की कुर्बानी दी, किसके खातिर? हिंदुस्तान की आज़ादी के खातिर, हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाने के खातिर। कौन कौन थे वो? बहुत बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स, जैसे कि भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, भगवती चरण है, गया प्रसाद है। ये सारे बड़े बड़े फ्रीडम स्ट्रगलर्स हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी पेश कर दी। ओके, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, ये इतने बड़े बड़े लीडर्स थे कि इन्होंने
अंग्रेजों के हाथों मारे जाने से बेहतर समझा कि अपने आप को हिंदुस्तान के लिए समर्पित कर दें, इसलिए अपने आप को ही उन्होंने खुदकुशी करके हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ओके। और इनकलाब जिंदाबाद, ये जो नारा शुरू हुआ था, इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लीव द रेवोल्यूशन, ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले ऊंचा करने वाले थे भगत सिंह। भगत सिंह ही सबसे पहले वो हैं जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। ओके। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, गांधीयन एरा, यानी गांधी जी का दौर। 1919 से लेकर 1947 तक गांधी जी का दौर समझा जाता है। नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, ये बहुत बड़े बड़े हथियार थे गांधी जी के स्ट्रगल के। गांधी जी ने सत्याग्रह का इस्तेमाल कर नॉन वायलेंस यानी कोई अमन और अमान, चैन और सुख और शांति, लड़ाई झगड़े किए बगैर, मारामारी किए बगैर, खून रेजी किए बगैर, जंग किए बगैर अपने हक को लेने को नॉन वायलेंस कहते हैं। ओके। बिना कोई लड़ाई किए, बिना कोई लड़ाई किए के, बिना कोई जंग किए के, बिना कोई मारामारी किए के, बिना कोई खून रेजी किए के अपने हक को, अपने अधिकार को लेने को नॉन वायलेंस कहते हैं। तो गांधी जी ने कभी भी लड़ने के लिए लोगों को नहीं उकसाया। गांधी जी ने कभी भी मारामारी करने के लिए, ब्रिटिश को मारने के लिए, ब्रिटिश से लड़ने के लिए हिंदुस्तानियों को नहीं उकसाया। गांधी जी ने कभी इस बात की सीख नहीं दी कि तुम ब्रिटिश के साथ जाकर हाथापाई करो, मारामारी करो, गोली बारूद करो। नहीं, ब्रिटिश ने गांधी जी ने कभी इस बात की शिक्षा नहीं दी। गांधी जी हमेशा कहते थे कि नॉन वायलेंस के साथ और सत्याग्रह के साथ, ये दो बहुत बड़े बड़े हथियार हैं गांधी जी के। He converted the freedom struggle into a mass movement. Simplicity, truthfulness, and pious behavior were his main success traits. सादगी, सच्चाई और आजीजी, नरमी, ये इनके बहुत बड़े बड़े गुण थे, गुण और बड़े बड़े खूबियां थे। सादगी के से जिंदगी गुजारना, हमेशा किसी भी हालत में सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ना, और आजिज़ी और इनके सारे और नरमी के साथ सुलूक करना, ये इनके बहुत बड़े गुण थे। अब आइए गांधी जी के शुरुआत की जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं। गांधी जी वो 2 अक्टूबर को पैदा हुए, जिस तरह हमें मालूम है 2 अक्टूबर को हम गांधी जी का बर्थडे, गांधी जयंती के तौर पर मनाते हैं। 1869 में वो पैदा हुए। गांधी जी 1869 पोरबंदर में पैदा हुए, गुजरात के स्टेट पोरबंदर में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम, उनके पिताजी का नाम करमचंदा गांधी था, और माता जी का नाम पुतलीबाई था। इसीलिए उन्हें अपने अपने वालिद के नाम के साथ मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं। इनका नाम मोहनदास था, लेकिन इनके वालिद के नाम के साथ जोड़ते हुए इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम कहा जाता है। नाउ गांधी इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी ने शिक्षा पाने के लिए साउथ अफ्रीका का सफर किया। प्राइमरी एजुकेशन तो उन्होंने पोरबंदर में ही ली। प्राइमरी एजुकेशन जैसे कि 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड तक। बड़े हायर एजुकेशन के लिए, आगे तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने कानून के फील्ड में, लॉ में डिग्री हासिल की ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से इन्होंने कानून में डिग्री हासिल कर 1989 में ये इंडिया वापस आए। ओके, सॉरी 1981 में इंडिया वापस आए, और लॉ अपने कानून वकील बनकर राजकोट और मुंबई के कोर्ट्स में ये वकील बनकर अदालत में केसेस लड़ते रहे। उसके बाद दादा अब्दुल्ला कंपनी की तरफ से उन्हें एक इनविटेशन आया कि आप साउथ अफ्रीका आए और यहाँ पर लीगल एडवाइजर के तौर पर काम करें। तो वो साउथ अफ्रीका गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ जितने भी हिंदुस्तानी हैं वो बहुत बुरी हालत में हैं। उनके साथ बहुत बेइज्जती के साथ बर्ताव किया जा रहा है, बहुत बुरी तरह, बहुत गिरा कर उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है। तो इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने नॉन वायलेंस की इस्तेमाल करके उन्होंने हक के लिए आवाज़ उठाई।